Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we will cover the topic Covenants of 1966, which is a topic of human rights. We'll cover International Covenant of Human Rights 1966, International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR, उनके main provisions, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR, objectives of the Covenants of 1966 ICCPR and ICESCR. Okay, so let's start our video. सबसे पहले समझते हैं कोवेनेंट होता क्या है. अ कोवेनेंट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट और प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई फॉर्मल अग्रीमेंट या फिर और प्रॉमिस होना उसे कहते हैं कोवेनेंट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कोवेनेंट इज अ लीगली बाइंडिंग. अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो उसकी नजरों में कोवेनेंट एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी होती है और पैक्ट बिटवीन कंट्रीज दैट आउटलाइंस देयर कमिटमेंट्स. जो उनकी जो एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वो करते हैं ना, वो उसमें लिखे होते हैं ट्रीटी में, और वो ट्रीटी वो साइन करते हैं. तो उन्हें उसके ऊपर चलना पड़ता है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है वो जो चीजें उन्होंने साइन करी है. एंड दे कैन नॉट ब्रेक दैट, इट इज ऑफिशियली बाइंडिंग. ठीक है. और ऑब्लिगेशंस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, ओके, सच एज ह्यूमन राइट्स और पीस अग्रीमेंट. जैसे ह्यूमन राइट अग्रीमेंट हो गया, पीस अग्रीमेंट्स हो गए, इन सब की भी इक्विवेलेंट हो गए. फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज दैट साइन, जैसे कुछ कंट्रीज है उन्होंने साइन किया द आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर. ठीक है. और उन्होंने अग्री किया फॉलो करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड प्रोटेक्ट द राइट्स मेंशन इन द कोवेनेंट. तो आई होप आपको कोवेनेंट का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा. अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें समझते हैं कोवेनेंट की. So we are going to cover International Covenant on Human Rights 1966. Yes. So adoption and background. Adoption by United Nations on December 16, 1966. इसका adoption क्या है वो जान लेते हैं. Adopted by the United Nations. Who has adopted it? The United Nations. And when? December 16, 1966. Responded to post यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिबेट. किस चीज के रिस्पॉन्ड में? मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की डिबेट के रिस्पॉन्ड पे रिस्पॉन्ड किया गया था इस ट्रीटी के थ्रू. नाउ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आईसीसीपीआर को कवर करेंगे. सबसे पहले हम कोवेनेंट कवर करेंगे वो होगा आईसीसीपीआर. सो पर्पस समझते पहले. दिस फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम. ये किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और उनके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, रिलीजन हो गया, एंड द राइट टू फेयर ट्रायल. डिबेट्स इसके ऊपर क्या हुई हैं ये भी जान लेते हैं. देयर वर डिसएग्रीमेंट्स. इसके ऊपर कुछ डिबेट्स है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स है. कैसे? मेनली बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री. दो टाइप की कंट्री बोली गई है इसमें, एक है कैपिटलिस्ट और एक है कम्युनिस्ट. इनके बीच में डिबेट हुई गई है. किस चीज के लेकर? कैपिटलिस्ट कंट्री किस टाइप की सोच रखती है? ऑफन वैल्यूड इंडिविजुअल फ्रीडम. तो कैपिटलिस्ट कंट्री इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि एक पर्सन की फ्रीडम के ऊपर ज्यादा फोकस करती है. और कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो एम्फेसाइज करती है स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टेट कंट्रोल के ऊपर, पूरी स्टेट का जो कंट्रोल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है. तो इस वजह से इसके ऊपर कुछ डिबेट्स है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी है. Now, resolution. Because of these differing views, two separate covenants were created to address the distinct corners of each side. इन दोनों views को, अलग अलग views को देखते हुए अलग अलग covenants बनाए गए थे. दो separate covenants बनाए गए थे तो दोनों के लिए. So the other one is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICSCR. So इसका पर्पस क्या है बनाने का? दिस कोवेनेंट emphasizes economic and social rights such as right to work, education and healthcare. Now इसके ऊपर भी क्या डिबेट्स है? The world was divided ideologically. Socialist states in particular felt that economic rights were more important than civil liberties. तो सोशल स्टेट जो है उनको ये लगता था कि जो इकोनॉमिक राइट्स है वो सिविल लिबर्टीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही इनकी डिबेट्स थी. सो ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिवाइड दिस सेपरेट कोवेनेंट वाज डेवलप्ड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक्स. तो इतनी अलग अलग थी ना, तो ये अलग, जैसे हमने ये अलग कोवेनेंट था, ये था कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर, इसी को देखते हुए फिर ये अलग से बनाया गया था जिसमें सिर्फ बात की गई थी
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट की। तो आप ये समझ लो कि ड्यू टू द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री, वन कोवेनेंट वाज इंटरनेशनल कोवेनेंट, सॉरी, कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड द अदर वन वाज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, सो दैट दोनों का ही पूरा हो पाए। नाउ आईसीईएससीआर को आईसीईएससीआर कंटिन्यू करते हैं हम आगे और देखते हैं अडॉप्शन इसका क्या है। दिसंबर 16 1966 एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन। किसका पार्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन का? इसका पर्पस क्या है? ये एम इंश्योर करता है कि जो नॉन सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज हैं, सॉरी टेरिटरीज हैं, जैसे उनका लेबर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडुकेट, उनको एक प्रॉपर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। ठीक है। अब नॉन गवर्निंग कंट्रीज वो होती है जिनकी गवर्नमेंट पूरा उस कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरी कंट्री का भी कंट्रोल होता है उनके ऊपर। तो बट अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो लोग हैं ह्यूमन राइट्स नहीं मिल सकते उनको, उनको भी ह्यूमन राइट्स का तो पूरा राइट है। तो उनका इसके अंदर ही आईसीईएससीआर में ही इस बात का ध्यान रखा जाता है दैट दे शुड गेट अ प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनको एक बेसिक नीड्स उनकी पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट उस कंट्री पे राज करे। नाउ स्कोप ऑफ राइट्स, के राइट्स के स्कोप जान लेते हैं हम। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स इन टेरिटरीज नॉट फुल्ली गवर्निंग देमसेल्फ। ठीक है, उनके राइट प्रोटेक्ट करने का काम है, ना कि उनको फुली गवर्न करने का। ठीक है, उनका रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनका रोल है कि इंडिविजुअल्स आर गेटिंग प्रॉपर केयर और नॉट, दैट्स देयर थिंग। Now, labor rights ensure fair labor practices and workers' right. फेयर लेबर प्रैक्टिस इंश्योर करते हैं और वर्कर्स के राइट इंश्योर किए जाते हैं। राइट टू हेल्थ है इसके अंदर इंक्लूडेड, गारंटीज एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड है, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडेड है कि आपकी बेसिक नीड्स आपकी पूरी की जाएंगी। एज यू बिलोंग्स टू ह्यूमन कम्युनिटी, तो ह्यूमन राइट्स में ये आता है। Now, implementation. Nations adopting the covenant commit to incorporating these rights into their national legislation. तो जो nations adopt कर रहे हैं इस covenant को, वो commit करते हैं कि वो इन rights को incorporate करेंगे अपने national legislation में। एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग टू यूएन कमिटीज, और वो टाइम टू टाइम यूएन कमिटीज को रिपोर्ट करते रहेंगे, वो प्रोग्रेस की बताते रहेंगे कि ये चीज हमने पूरी कर दी, अकम्प्लिश हो गई है, ये राइट्स लोगों को मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, दे हैव टू गिव अ रिपोर्ट, ऐसा मान के चलिए आप। एग्जाम्पल है लेबर राइट का, जैसे इफ अ कंट्री इज अ पार्टी ऑफ द आईसीसीएससीआर, अगर वो पार्टनरशिप में है आईसीसीएससीआर की, इट शुड इंश्योर फेयर वेजेस, तो उसमें क्या मिलेगा उनको? फेयर वेजेस मिलेंगे लेबर राइट्स के तहत। ठीक है, रीजनेबल वर्किंग आवर्स मिलेंगे एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलेगी फॉर इट्स सिटीजंस। ठीक है, लेबर राइट इज वन ऑफ द राइट, आपने जो पढ़े हैं ना स्कोप ऑफ राइट्स में, देखो आप इसमें लेबर राइट इज वन ऑफ द राइट विच गारंटीड बाय आईसीसीएससीआर। ओके, नाउ मूव फर्दर, लाइक इन नाउ अगेन अब आता है आईसीसीपीआर, and I don't know what issue is going on. All right, ICCPR, adoption and effective date. अडॉप्शन हुआ था December 16 1966, इसलिए इफेक्ट में आया था March 23 1976। नाउ कमिटमेंट टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, हम आईसीसीपीआर को हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आईसीसीपीआर को हमने यहाँ पे कवर किया था अभी, जिसमें मैंने आपको कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की बात बताई थी। इसके बाद फिर हम आईसीसीएससीआर को हम कंप्लीट करके फिर वापस आईसीसीपीआर को अच्छे से विस्तार से कवर करने पे आए। ओके, सॉरी, इन डिटेल्स। सो कमिटमेंट, नेशंस कमिट टू रिस्पेक्टिव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें क्या है, नेशन कमिट करता है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिले इंडिविजुअल्स को, उनको कोई हार्म ना हो। ठीक है, राइट्स टू एनकम्पास इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब क्या है इसके अंदर, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में इंक्लूड क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, इलेक्टोरल rights, due process, and fair trials. Now, global participation. Parties and signatories. As of 2019, 173 parties are and 6 signatories yet to ratify. Commitment,
Signatories commit to ratifying the covenant, indicating their dedication to protecting civil and political rights. अब इस चीज को मैंने जो पढ़ा है उसको समझा भी देती हूँ मैं अपने वर्ड्स में अच्छे से. इसकी एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं, यहाँ है, मैंने यहाँ ऐड करी है. As of 2019, 173 countries have fully agreed to the covenant. So उन्हें कहा गया है parties. Now there are also 6 signatories. Countries that यानी signatories कौन हुए? जो countries that have signed the covenant but have not yet made it officially binding in their country. उन्होंने अपनी country में से officially binding नहीं किया गया है, अभी भी wait किया जा रहा है इस बात का, तो इसलिए उन्हें 6 सिग्नेटरीज में डाला गया जिन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करे अभी. नाउ कमिटमेंट की बात करते हैं हम इसमें. When a country signs the covenant, they make a promise. एक कमिटमेंट करती है वो, ठीक है, कि वो उसे अपनी कंट्री में भी बाइंडिंग करेंगे. दे विल रेटिफाई इट. बट रेटिफाइंग का इधर मीनिंग है मेकिंग द कोवेनेंट पार्ट ऑफ देयर नेशनल लॉ. ठीक है, अपनी कंट्री में बाइंडिंग करना, अपने पार्ट नेशनल लॉ का पार्ट करना, शोइंग दे आर सीरियस अबाउट द प्रोटेक्टिंग. यानी कि इससे क्या शो होता है कि दे नो द सीरियसनेस, और वो सीरियस है इस चीज को लेके कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने आपको ग्लोबल पार्टिसिपेशन में ऊपर रीड करके बताई थी और यहाँ पे मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दी है. मैं ऐसे भी समझाना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं लिखूंगी भी जो मैं समझा रही हूँ ऑलरेडी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नोट्स, तो वो आपके लिए इजी होगा. इसका एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अ कंट्री दैट हैज रेटिफाइड द आईसीसीपीआर शुड अलाउ इट्स सिटीजन. जिन्होंने आईसीसीपीआर को रेटिफाई किया होगा अपने लॉ में, और उन्हें उस फ्रीडम ऑफ स्पीच भी पार्ट होगा उसका एक्सप्रेशन, तो वो अपने सिटीजन को अलाउ करेंगे कि वो फ्रीडम ऑफ दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस विदाउट फियर एंड persecution. This was in this global one. Now, objectives of covenant of 1966 ICCPR के भी और ICCSCR के भी. ठीक है, इनके objectives देख लेते हैं. Comprehensive protection. Provide a comprehensive framework for the protection of a broad spectrum of human rights. यानी कि एड्रेस करते हैं वो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को इंश्योर करते हैं उनकी उनकी जो हॉलिस्टिक अप्रोच है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेके वो बहुत सीरियस बनी रहा है. ठीक है, एक फ्रेमवर्क, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या था इसका फर्स्ट, कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से कि दीज आर द रूल्स, दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर द लॉ एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट देम. Now, legal enforceability establish legally binding. लीगली बाइंडिंग भी establish किया गया है किन पर? उन कंट्रीज पर जिन्होंने इन्हें साइन किया है, जिन्होंने कमिटमेंट लिया. नाउ रैशनलाइज स्ट्रेंथन द enforceability ऑफ ह्यूमन. तो इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ हो रही है enforceability ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो जो कंट्रीज इसको नेशनल अपने उसमें लेजिस्लेचर में लेकर आ रही है, वो एक तरीके से क्या कर रही है, वो इनकी अवेयरनेस बढ़ा रही है और इनको स्ट्रेंथ कर रही है, इनको और स्ट्रेंथन कर रही है इन लॉज को. ठीक है, बाय क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन एंड दैट स्टेट्स आर अकाउंटेबल फॉर अंडर इंटरनेशनल लॉ. Now, universal application ensures the universal application of human rights principle. तो one of the important thing is that कि चाहे वो बाइंडिंग हो, ये डिपेंड करता है कंट्रीज पे, बट वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है हर ह्यूमन के लिए. इसे कोई कंट्री या स्टेट ह्यूमन को नहीं दे रहा है. ठीक है, ह्यूमन हो आप तो यू आर गेटिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स. नाउ recognize the inherent dignity and equal rights for all individuals, irrespective of nationality, ethnicity, whether whatever your nationalities, आपकी ethnicity क्या है, other distinctions, आपकी कितनी भी अलग, आप कितने भी different हो, कितने भी distinct हो, आपको ये rights तो मिलेंगे जो इनमें है, because you are a human. Now, ये नंबरिंग में थोड़ा सा देर इज सम इशू. ठीक है, कंटिन्यूशन में ही रखेंगे. जैसे 3 था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो नाउ दिस विल बी 4. Now, post UDHR implementation, जो UDHR की implementation के बाद जो objectives है वो भी देख लेते हैं. Build upon the principles of universal declaration. ठीक है, ये किस चीज के ऊपर बना था? जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल थे, यानी कि UDHR के जो प्रिंसिपल थे उसी के ऊपर बना था. एज आई टोल्ड यू, UDHR का रिस्पॉन्डेंट था ये. ठीक है, सो फर्दर डेवलप एंड स्पेसिफाई द राइट्स. तो डेवलप कर रहे हैं और स्पेसिफाई कर रहे हैं राइट्स को, जो आउटलाइन कर रहे हैं यूडीएचआर को, क्रिएटिंग मोर डिटेल्ड एंड इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशंस. नाउ रिफ्लेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव.
रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स में क्या आएगा, जैसे कि कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और एक्नॉलेज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी वाइल इंश्योरिंग अ कॉमन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। तो मुझे इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगा समझाना, मतलब वो हर कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए, हर सोशल, हर चीज की, हर ग्रुप की रिस्पेक्ट करते हुए उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हर चीज के लिए राइट्स बने। इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द फुल कल्चरल थिंग ऑल्सो, कि हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने को मिलना चाहिए, सोशलाइज होने का मौका मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। सो मिलकर ये सारी चीजें बनी है। कुछ चीजें आईसीसीपीआर में, कुछ चीजें आईसीएसपीआर में है। तो मैं आपको दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ कि जो अपने अपने वर्क में दोनों ही बहुत स्मार्ट और दोनों ही बहुत स्ट्रेंथ एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को। नाउ रिस्पॉन्ड टू पोस्ट वॉर रियलिटीज, एड्रेस ह्यूमन राइट्स इश्यूज एमर्जिंग इन पोस्ट वॉर सेकेंड एरा। यानी कि जो भी पोस्ट वॉर में दिक्कतें आई थी, वो सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए यूडीएचआर आया था, ह्यूमन राइट्स आए थे। तो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वन, उन्हीं चीजों का। Now respond to the atrocities of World War II and prevent future violation। दोबारा से वर्ल्ड वॉर टू जैसी स्थिति पैदा ना हो, सिचुएशन दोबारा राइज ना हो, इसलिए सारी चीजों का पालन करना यानी फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो हमें ह्यूमन राइट्स को नहीं भूलना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ह्यूमैनिटी दर्शाते हैं। नाउ टू सेपरेट कोवेनेंट्स। तो ये तो हमें पता ही है, दो अलग अलग कॉवेनेंट्स है। तो रिकॉग्नाइज एंड अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज क्यों बनाए गए थे, वी ऑलरेडी नो दैट कि दो अलग अलग कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट व्यूज जो थे, इनकी वजह से दो अलग अलग कॉवेनेंट्स को बनाना पड़ा था। ठीक है, यानी कि एक कोवेनेंट में था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। यानी एक कोवेनेंट सिर्फ इंडिविजुअल वेट एक कोवेनेंट सिर्फ इंडिविजुअल राइट की बात करता है, आई विल मेक इट हियर। और एक कोवेनेंट जो बात करता है वो पूरे स्टेट कंट्रोल की बात करता है। ठीक है, ज्यादा लोगों की स्टेट के अकॉर्डिंग। प्रमोट कॉपरेशन, encourage इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन क्या कर रहे हैं वो, इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंकरेज कर रहा है कि वो प्रमोट करे और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाए, ह्यूमन राइट्स को, प्रोटेक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि लोग दुनिया में रिकॉग्नाइज करें ह्यूमन राइट्स को। तो नाउ आर्टिकल 1, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव, दिस आर्टिकल सेज दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन पॉलिटिकल फ्यूचर। यानी लोगों के पास राइट है, वो अपना खुद का पॉलिटिकल फ्यूचर चूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने खुद के रिसोर्सेज को। जैसे कि इट अलाउज कम्युनिटीज टू डिसाइड हाउ दे वांट टू बी गवर्न, वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, यानी वो किसके थ्रू गवर्न होना चाहते हैं, किस टाइप का कंट्रोल वो अपने ऊपर चाहते हैं, और इंश्योर करते हैं कि दे कैन टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट देम। और हम वोटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग। जो लोग हम पे जो गवर्नमेंट हम पे कंट्रोल करेगी, वी हैव टू चूज कि हमें किस टाइप का कंट्रोल पसंद है, वो कैसे रेगुलेट करे, वो फंक्शंस कैसे करेगी, ये हम डिसाइड करेंगे। तो हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए। नाउ Article 2, non-discrimination and legislative measures. This article guarantees that everyone has equal rights. ठीक है, ये आर्टिकल गारंटी करता है हर किसी के पास इक्वल राइट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रेस से हो, जेंडर से हो, या फिर कोई भी दूसरा टाइप का डिफरेंस हो उस पे। इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू पास लॉज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। और ये कंट्रीज जो है ये इन्हीं के लिए लॉज भी प्रोटेक्ट लॉज भी पास करती है अपनी खुद की जनता के लिए, ताकि वो इन चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट रहे, मतलब उनके साथ ऐसे पार्शियलिटी ना। एग्जाम्पल है, इट स्टॉप्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इंडिया में भी आपको पता है लॉज है। इट स्टॉप्स डिस्क्रिमिनेशन एंड मेक श्योर देयर आर लीगल सॉल्यूशन इट इफ समवन्स राइट्स आर वायलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल 6 to 8, राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी। इसका है, प्रोटेक्ट्स द बेसिक राइट टू लाइफ एंड बैन्स क्रूअल पनिशमेंट। ठीक है, बेसिक राइट जो है लाइफ का वो मिलना चाहिए एक पर्सन को, और क्रूअल पनिशमेंट्स को बैन करना चाहिए। जो छोटी छोटी गलती पे बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और स्लेवरी ये सब भी बैन होनी चाहिए। स्लेवरी हो गई या फिर फोर्स लेबर हो गई, लाइक बंधुआ मजदूरी, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, लिमिट्स द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को हर चीज में नहीं करना डेथ पेनल्टी, देयर शुड भी, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्राइम किस टाइप का है, क्यों और किस, बहुत ज्यादा ऐसा है, बहुत सीरियस क्राइम है तो ही आपको डेथ पेनल्टी देनी होगी, द मोस्ट सीरियस क्राइम्स में।
ठीक है, फॉरबिड्स हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट्स, ऐसी हार्श और ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट को थोड़ा कम करना पड़ेगा जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, एंड बैन स्लेवरी, और स्लेवरी तो बैन होनी चाहिए. नाउ आर्टिकल 9 to 11, right to liberty and security of a person ensures that everyone has the right, सबके पास राइट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम एंड सेफ्टी, प्रिवेंट्स अनफेयर अरेस्ट और डिटेंशन. किसी को ये डर नहीं लगना चाहिए कि हम जिस गवर्नमेंट के नीचे रह रहे हैं, लाइक पुलिस होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें डराने के लिए नहीं, कि हमें कोई बोल देगा इसने ऐसा किया और वो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी और हमें डिटेंशन में ले जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए हम किस स्टेज पे, किस क्राइम की वजह से हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ सकते हैं, और अगर हम बेकसूर हैं तो हमारी सुनी जाएगी. उनको इस बात का भी पूरा भरोसा होना चाहिए. तो पुलिस जो है वो हमें सिक्योर करने के लिए, तो ये सब राइट्स टू फ्रीडम और ये सारी चीजें इसमें है मेंशन. ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स फेयर ट्रीटमेंट फॉर एनीवन हु इज अरेस्टेड. जो अरेस्ट किया गया है, जैसे उसको एक कॉल करने का अधिकार होता है, उसको पता होना चाहिए उसे किस चार्जेस में अरेस्ट किया गया है, ऐसे कुछ फेयर ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए. एग्जाम्पल, पीपल हु आर अरेस्टेड मस्ट बी अलाउड टू गो टू कोर्ट, ट्रीटेड ह्यूमनली, उन्हें ह्यूमन, जैसे वो ह्यूमन है, उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करना, उन्हें अलाउ किया जाता है कोर्ट में जाना, एंड कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर नॉट कैन नॉट बी पनिश फॉर नॉट फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उन्हें इस चीज के लिए पनिश नहीं किया जा सकता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं किया, वो अरेस्ट हो गए तो कैसे फुलफिल करे. Now, Article 14 focuses on procedural fairness and rights of the accused. इसके ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स अ फेयर ट्रायल. हर किसी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लॉ की नजरों में सब इक्वल है. ठीक है, और वो इंजॉय करे दूसरे राइट्स भी. एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मीनिंग अ पर्सन इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो एक पर्सन इस तरीके की एक बेनिफिट है जो एंजॉय कर रहा है, जब चाहे उसने कुछ किया है जुर्म किया है कोई, बट वो तब तक जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता हम उसे इनोसेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे. वी विल नॉट ट्रीट हिम एज अ क्रिमिनल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारी लॉ ही कहती है. सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैविंग टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ एंड द राइट टू अपील. राइट टू अपील मिलता है, जैसे कोई पर्सन डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो वो आगे जा सकता है, अपील कर सकता है हायर कोर्ट में. ठीक है, इफ समवन बिलीव्स दे वर ट्रीटेड अनफेयरली. Now, Article 15 to 17 address legal protection. Their objective is to prevent people from being punished. उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को पनिश होने से लॉ के अंडर जो है प्रोटेक्ट किया जाए. Their objective is to prevent people from being punished under laws that were created after an act was committed, known as ex post facto laws. ठीक है, so these articles also state that everyone is recognized as a person under the law and and have the right to privacy. सबके पास right to privacy भी है, और मतलब कि कुछ आर्टिकल, ये आर्टिकल्स ना स्टेट करते हैं दैट एवरीवन इज रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन, सबको लॉ के अंडर एक इंसान ही माना जाए, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट ना किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, they prohibit applying criminal penalties retroactively, ensure that all individuals are legally recognized. ठीक है, सब इंडिविजुअल्स को लीगली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, और अप्लाई करते हैं कुछ क्रिमिनल पेनल्टीज रेट्रोएक्टिव, एंड प्रोटेक्ट प्रिवेसी राइट्स इंक्लूडिंग कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज. जैसे कि आप जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कंसेंट के साथ होनी चाहिए, तो इस टाइप के कुछ प्रिवेसी राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं इसके. नाउ Article 18 to 27 focus on individual liberties. Their objective is to protect personal freedoms. इनका objective क्या है कि personal freedoms को protect करना, जिसमें include करता है right to move freely. Yes, here. Right to move freely, participate in any religion or belief, express oneself and associate with others. Example है, these articles safeguard the right to travel, prevent the unjust removal of resident foreigners, ensure privacy and promote equality before law. मैं अब इनको ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर रही, ऑलरेडी मैंने बहुत इजी वर्ड्स में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन रखा है. ठीक है, सो आर्टिकल 27 स्पेसिफिकली एड्रेस माइनॉरिटीज राइट्स. मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब हम इन सारे टर्म्स से बहुत क्लियर है. ठीक है, एज वी आर स्टडिंग लॉ तो ये तो हमारे को बहुत ज्यादा क्लियर चीजें हैं. सो इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ religious and linguistic minorities, allowing them to enjoy their culture,
practice their religion and speak their language. Example है, this article ensures that minority groups can keep their culture, identity and religion practice without facing discrimination. यानी जो minority religions है जिनकी संख्या कम है तो वो उन ग्रुप्स को पूरा राइट है कि वो अपनी चीजों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रख सकते हैं। उन्हें इस बात पर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रखना है कि वो माइनॉरिटी में है या फिर वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस रिलीजन से, इस चीज के ऊपर उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देन मैं यहाँ पे स्पेस देना भूल गई। इन समरी द ICCPR creates a detailed system for protecting civil and political rights, highlighting the importance of equality and individual freedoms and fair legal process। तो ICCPR क्रिएट करता है एक डिटेल सिस्टम जिससे प्रोटेक्ट किए जाते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम को और फेयर लीगल प्रोसेस को। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन रखी थी, फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज यू कैन कमेंट एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।